कल्पना कीजिए कि इंसान का जो दिमाग है ना, वो एक स्मार्टफोन की तरह है, जिसमें एक ही समय पे कोई 50 बैकग्राउंड ऐप्स चल रहे हैं। हाँ, और वो भी बहुत हैवी वाले एप्स। बिल्कुल। मतलब ऑफिस का तनाव है, सोशल मीडिया वाली तुलना है, भविष्य की चिंता और ना जाने क्या-क्या। अब इस वजह से हो क्या रहा है कि बैटरी लगातार ड्रेन हो रही है, आपका प्रोसेसर एकदम ओवरहीट हो रहा है और पूरा का पूरा सिस्टम बार-बार क्रैश कर रहा है। सही बात है। और हम बस उसे रीबूट करने की कोशिश करते रहते हैं, बिना बैकग्राउंड एप्स बंद किए। एग्जैक्टली तो ऐसे में सोचिए कि क्या हो अगर कोई हमें इस सिस्टम को पूरी तरह से फैक्ट्री रीसेट करने का एक एकदम सटीक मैनुअल दे दे। वो तो मतलब आज के समय में किसी जादुई चीज से कम नहीं होगा। है ना? तो आज के इस डीप डाइव में हम ठीक ऐसे ही एक मैनुअल का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हमारे पास 19 मई 2026 की एक स्रोत सामग्री है, एक आध्यात्मिक मुरली जिसका शीर्षक है आत्मा की चेतना और संज्ञानात्मक स्थिरता का विज्ञान। और यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं कि हमारा उद्देश्य यहाँ कोई धार्मिक या आध्यात्मिक उपदेश देना बिल्कुल नहीं है। हाँ, एकदम। हम एक बहुत ही निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक नजरिए से ये डिकोड करेंगे कि कैसे ये जो प्राचीन से लगने वाले विचार है ना, वो असल में आधुनिक न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान के बेहद शक्तिशाली और व्यवहारिक टूल हैं। देखिए, ये अप्रोच बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम इस स्रोत को पढ़ते हैं तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये मानव चेतना को प्योरीफाई करने का, यानी हमारे जो मानसिक शोर है ना, उसे कम करने का एक विशुद्ध वैज्ञानिक फ्रेमवर्क है। मतलब ये साइकोलॉजी का कोई मिनिमलिस्ट अप्रोच है एक तरह से। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये इस बुनियादी सिद्धांत पर काम करता है कि हमारी जो आंतरिक पहचान है वही हमारी भावनात्मक स्थिति और हमारे बाहरी व्यवहार को तय करती है। हम खुद को क्या मानते हैं, यही विचार असल में हमारे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम का आधार है। तो अगर हमें इस ऑपरेटिंग सिस्टम को रीसेट करना है तो सबसे पहले हमें इसी आंतरिक पहचान वाले हिस्से को समझना होगा, राइट? बिल्कुल। स्रोत में एक शब्द बहुत बार इस्तेमाल हुआ है, आत्म अभिमानी भाव यानी सोल कॉन्शियसनेस। हाँ। अब देखिए, आम बोलचाल में तो ये एक दार्शनिक विचार लगता है, लेकिन मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस के नजरिए से इस मैं कौन हूं के सवाल का आखिर मतलब इतना महत्व क्यों है? इसका ना बहुत ही गहरा न्यूरोलॉजिकल महत्व है। देखिए, हमारा दिमाग हर पल यानी हर सेकंड अवचेतन स्तर पर खुद से यही सवाल पूछता है कि मैं कौन हूँ। अच्छा। हर सेकंड। हाँ। और उसी के आधार पर वो हमारे डर, हमारे अहंकार और हमारी प्राथमिकताओं का निर्माण करता है। अब अगर यह पहचान सिर्फ इस भौतिक शरीर, हमारे पद या हमारे रूप रंग तक ही सीमित है, जिसे स्रोत में बॉडी कॉन्शियसनेस कहा गया है, तो ये दिमाग के एक खास नेटवर्क को अति सक्रिय कर देता है। विज्ञान की भाषा में इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं। डीएमएन मतलब ये वही नेटवर्क है ना जो तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जब हम कोई खास काम नहीं कर रहे होते। एकदम सही। मतलब ये वही सिस्टम है ना जो तब ट्रिगर होता है जब हम रात को चुपचाप सोने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक हमें 10 साल पुरानी कोई शर्मनाक घटना याद आ जाती है। या फिर हम कल की मीटिंग को लेकर बेवजह डरने लगते हैं कि पता नहीं क्या होगा। हाँ, वो जो रातों की नींद खराब करने वाला लूप है, वो डीएमएन की देन है। जब हमारी पहचान पूरी तरह से भौतिक चीजों से या कह लीजिए बाहरी चीजों से जुड़ी होती है, तो ये डीएमएन बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है। और फिर ओवरथिंकिंग शुरू। बिल्कुल। इंसान लगातार दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है, असुरक्षा की भावना एकदम हावी हो जाती है और मैं और मेरा का एक ऐसा मानसिक शोर शुरू हो जाता है जो आज के समय में एंजाइटी और मानसिक थकान का सबसे बड़ा कारण है। तो इसका इलाज क्या है फिर इस स्रोत के हिसाब से? इसके ठीक विपरीत ये स्रोत मेटा आइडेंटिटी कॉन्शियसनेस का अभ्यास सिखाता है। मेटा आइडेंटिटी? हाँ, ये सिखाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, बल्कि मैं इस शरीर का उपयोग करने वाली एक चेतन इकाई हूं, एक चेतन दृष्टा या कह लीजिए एक ऑब्जर्वर हूं। एक सेकंड, मैं यहाँ ना थोड़ा चुनौती देना चाहूंगा आपको। हाँ, बताइए। अगर हम खुद को सिर्फ एक ऑब्जर्वर मान लें और ये सोचने लगे कि मैं तो बस इस शरीर से अलग एक इकाई हूं, तो क्या मनोविज्ञान की भाषा में इसे डिसोसिएशन नहीं कहेंगे? मेरा मतलब है, क्या ये अपनी असल जिंदगी की समस्याओं और जो जिम्मेदारियां हैं उनसे भागने का एक तरीका नहीं बन जाएगा? एक ऑब्जर्वर बनने और वास्तविकता से पूरी तरह कट जाने के बीच फर्क क्या है फिर?
ये बहुत ही तार्किक शंका है आपकी, और अक्सर लोग यहीं कंफ्यूज होते हैं। लेकिन यहाँ डिसोसिएशन और सेल्फ रेगुलेशन के बीच के बहुत बारीक फर्क को समझना होगा। अच्छा, वो कैसे? बहुत ज्यादा डर की वजह से वास्तविकता से अपना संपर्क तोड़ लेता है। वहां ना नियंत्रण पूरी तरह से खो जाता है। आप हेल्पलेस फील करते हैं। राइट, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है। हाँ, लेकिन ये स्रोत जिस नॉन ड्यूअल विटनेसिंग की बात कर रहा है, वो भागना नहीं है। वो तो चेतना के केंद्र में एकदम स्थिर होकर पूरे नियंत्रण के साथ स्थितियों का सामना करना है। मतलब ये नियंत्रण खोने के बजाय नियंत्रण पाने का तरीका है। 100%। चलिए इसे एक सर्जन के उदाहरण से समझते हैं। आप बताइए। एक सर्जन जब ऑपरेशन थिएटर में होता है तो वो मरीज की बीमारी को समझता है, उसका इलाज भी करता है, लेकिन वो मरीज के दर्द के साथ अपनी खुद की पहचान नहीं जोड़ लेता। अगर वो जुड़ गया तो उसके हाथ कांपने लगेंगे। बिल्कुल, अगर वो मरीज के दर्द को खुद महसूस करने लगे तो वो कभी सर्जरी कर ही नहीं पाएगा। इसी तरह जब आप खुद को एक ऑब्जर्वर मानते हैं ना, ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकली आपके अंदर एक इमोशनल डिस्टेंस पैदा होती है। वाओ। इससे आपकी संज्ञानात्मक स्पष्टता बढ़ जाती है और जो अहंकार से जुड़ी प्रतिक्रिया है वो कम हो जाती है। आप समस्याओं को अनदेखा नहीं कर रहे हैं, बस आप उनके साथ चिपक नहीं रहे। अरे वाह, ये सर्जन वाला उदाहरण तो वाकई इस कॉन्सेप्ट को बहुत बहुत साफ कर देता है। तो अगर हम ये मान लिए कि जो गलत पहचान है या ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है वही हमारे दिमाग के क्रैश होने का मुख्य कारण है, तो अगला सवाल ये उठता है कि हम अपने इस विचलित ध्यान को, इस अटेंशन को स्थिर कैसे करें। यही पर स्रोत का सबसे गहरा वैज्ञानिक बिंदु आता है। हाँ, क्योंकि स्रोत में एक बहुत ही विशिष्ट अभ्यास बताया गया है। बिंदी को कैसे याद करें, मतलब प्रकाश का एक छोटा सा बिंदु, कोई बहुत बड़ी मूर्ति या किसी जटिल चित्र की बात नहीं की गई है, सिर्फ एक बिंदी की बात है। इसके पीछे आखिर क्या विज्ञान हो सकता है? इसके पीछे का विज्ञान सीधे तौर पर मानव मस्तिष्क की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। देखिए, इंसान का जो दिमाग है ना, वो बहुत लंबे समय तक अस्पष्ट या जटिल कल्पनाओं पर ध्यान केंद्रित नहीं रख सकता। मतलब फोकस लूज हो जाता है जल्दी। हाँ, अगर ध्यान लगाने का केंद्र बहुत जटिल है, बहुत सारे लंग हैं या आकृतियां हैं, तो दिमाग तुरंत भटकने लगेगा और हम उसमें अपनी ही भावनाएं और जो हमारे पूर्वाग्रह हैं वो प्रोजेक्ट करने लगेंगे। इसीलिए ये मुरली एक मिनिमल सिंबल अटेंशन मॉडल पेश करती है, यानी प्रकाश का एक बिंदु। अच्छा, ताकि दिमाग को ज्यादा प्रोसेस ना करना पड़े। बिल्कुल। ये मॉडल जो है ना, ये संवेदी अतिभार यानी जिसे हम सेंसरी ओवरलोड कहते हैं, उसे पूरी तरह से हटा देता है। अगर मैं इसे आज की तकनीक की भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो क्या ये अटेंशनल कंप्रेशन की तरह काम करता है? अटेंशनल कंप्रेशन, आप इसे कैसे देखते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी डेटा वाली एक भारी और बहुत जटिल फाइल है, जिसे प्रोसेस करने में हमारा कंप्यूटर एकदम हैंग हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने उसे जिप कर दिया, एक बहुत ही छोटे से फोल्डर में बदल दिया ताकि प्रोसेसर आसानी से काम कर सके बिना ओवरहीट हुए। क्या ये कुछ वैसा ही है? अरे, ये बहुत ही शानदार और एकदम सटीक एनालॉजी है। आपने उस अनंत ज्ञान और ऊर्जा को एक बिंदु में जिप कर दिया है। तो इससे दिमाग को आराम मिलता है? बिल्कुल। जब दिमाग लगातार एक ही सरल बिंदु पर ध्यान केंद्रित करता है तो हमारे न्यूरल पाथवेज में जो घर्षण होता है वो कम हो जाता है और न्यूरल एफिशिएंसी बढ़ती है। हमारा दिमाग ना जटिलता से मजबूत नहीं होता, बल्कि वो लगातार और स्थिर न्यूरल एक्टिवेशन से मजबूत होता है। क्या बात है। और इसके साथ ही स्रोत एक और सिद्धांत देता है, एक बाप को याद करो। तो ये जो एक पर जोर दिया गया है, क्या ये भी उसी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने का हिस्सा है? हाँ, बिल्कुल। मनोविज्ञान में एक टर्म होता है डिसीजन फटीग, निर्णयों की थकान। हाँ, आज के समय में इंसान इतनी सारी चॉइसेस, इतने सारे लक्ष्यों और इतनी सारी अलग अलग इच्छाओं के बीच बटा हुआ है कि उसका दिमाग बस निर्णय लेते लेते ही थक जाता है। यही तो संज्ञानात्मक अधिभार है। तो जब ऑप्शंस कम होंगे तो फटीग भी कम होगा। एग्जैक्टली। जब ये स्रोत कहता है कि एक लक्ष्य एक याद, तो ये दिमाग में एक अभूतपूर्व मानसिक सुसंगति या मेंटल कोहेरेंस लाता है। जब आपको पता होता है कि आपका अंतिम लंगर कहाँ है, तो वो जो अंदर का आंतरिक द्वंद्व है ना, वो खत्म हो जाता है और दिमाग की बहुत सारी ऊर्जा बच जाती है। ये जिप फाइल और एक लक्ष्य वाली बात अंदरूनी शांति के लिए तो बहुत तार्किक लगती है, एकदम परफेक्ट है। हाँ, लेकिन चलिए ना थोड़ा व्यवहारिक होते हैं यहाँ पर। हम आंख बंद करके ध्यान तो लगा सकते हैं,
लेकिन जैसे ही हम आंखें खोलते हैं, हमारी आधुनिक दुनिया तो हमें लगातार और अधिक उपभोग करने के लिए उकसाती है। नया फोन आ गया है, नया गैजेट लेना है, सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस बज रही हैं। ये फ्रेमवर्क हमें बाहरी दुनिया के इस ओवर स्टिमुलेशन से कैसे बचाता है? बाहरी दुनिया के इस शोर के लिए ना स्रोत में एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरी लाइन है, जो मिले उसमें खुश रहो। अब देखिए, सतही तौर पर अगर कोई सुनेगा तो ये एक बहुत ही दकियानूसी या हार मान लेने वाली बात लग सकती है कि बस जो मिला उसी में खुश रहो। लग सकती है, लेकिन न्यूरोलॉजी के नजरिए से देखें तो आधुनिक तनाव का सबसे बड़ा कारण क्या है? वो है रिवॉर्ड एस्केलेशन। रिवॉर्ड एस्केलेशन। हाँ, हमारा दिमाग लगातार ज्यादा से ज्यादा स्टिम्युलेशन और लग्जरी जाता है। ये हमारे डोपामाइन सिस्टम को बुरी तरह से ओवर स्टिमुलेट कर देता है। मतलब वो स्थिति जहां हमें किसी भी चीज से संतुष्टि नहीं मिलती। एक कार ले ली तो अब उससे बड़ी कार चाहिए और हम बस एक के बाद एक नई चीज के पीछे भागते रहते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा डोपामाइन लूप बन जाता है जो कभी खत्म ही नहीं होता। और इसका अंतिम परिणाम हमेशा एंग्जाइटी और एक अजीब सा खालीपन होता है। इसलिए जब स्रोत ये उपदेश देता है कि जो मिले उसमें खुश रहो, तो वो असल में कोई हार मानना नहीं सिखा रहा। तो वो क्या सिखा रहा है? वो कंटेंटमेंट बेस्ड नर्वस सिस्टम स्टेबिलिटी सिखा रहा है। मतलब संतोष पर आधारित स्थिरता। जब इंसान अपनी खुशी को इस बाहरी उपभोग से, इस भाग दौड़ से अलग कर लेता है, तो शरीर में जो तनाव पैदा करने वाला हार्मोन है ना, कॉर्टिसोल, उसका स्तर अपने आप नीचे आ जाता है। आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। ये बहुत पावरफुल है। और इसके अलावा इस लगातार भागदौड़ को रोकने के लिए स्रोत एक और बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट पेश करता है, स्वदर्शन चक्रधारी, यानी 84 जन्मों का चक्र। ये चक्र वाला विचार तो मतलब ये तो समय और अस्तित्व को देखने का पैमाना ही एकदम बदल देता है। लेकिन इसका हमारे रोजमर्रा के तनाव से क्या लेना देना है? इसका सीधा लेना देना है हमारे टेम्पोरल अवेयरनेस से, यानी हमारी समय की समझ से। इंसान आमतौर पर सिर्फ अभी के बारे में सोचता है, मुझे तुरंत खुशी चाहिए, या अरे मेरी आज की मीटिंग खराब हो गई तो मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, या उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। हम हमेशा ना जूम इन मोड में रहते हैं। जूम इन मोड? हाँ, इसे हम गूगल मैप्स के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। गूगल मैप्स वो कैसे? देखिए, जब आप गूगल मैप्स पर किसी गली या किसी मोहल्ले के स्ट्रीट व्यू में बहुत ज़्यादा जूम इन करते हैं, तो सड़क का एक छोटा सा गड्ढा भी स्क्रीन पर बहुत बड़ा और खतरनाक लगता है। हाँ, ऐसा लगता है कि रास्ता ही ब्लॉक है। बिल्कुल, लेकिन जब आप उसे जूम आउट करके पूरे शहर या पूरे ग्लोब के स्तर पर देखते हैं, तो वो गड्ढा तो एकदम गायब ही हो जाता है। अरे वाह! ये जो 84 जन्मों का चक्र है ना, ये ठीक यही काम करता है। ये आपके नजरिए को ब्रह्मांडीय स्तर पर जूम आउट कर देता है। जब इंसान ये सोचने लगता है कि उसका अस्तित्व एक बहुत लंबी चक्रीय यात्रा का हिस्सा है, तो आज की वो छोटी मोटी परेशानियां या जो असफलताएं हैं, वो उस गड्ढे की तरह छोटी हो जाती हैं। इससे तो वाकई में एक गजब की भावनात्मक परिपक्वता आ जाएगी। ये बहुत ही आजाद करने वाला विचार है कि चीजों को जूम आउट करके देखो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसी प्रक्रिया में ना एक जगह स्रोत कहता है कि यहाँ कागज पेंसिल की दरकार नहीं। मुझे ना ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छा, क्यों? क्योंकि हम तो हमेशा से यही मानते आए हैं कि कुछ भी नया सीखने के लिए या याद रखने के लिए नोट्स बनाना सबसे जरूरी है। क्या ये स्रोत ये कह रहा है कि इन बातों को किताबी ज्ञान की तरह पढ़ने से या लिखने से कोई फायदा नहीं है? ये मनोविज्ञान का एक बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है। देखिए, इंसान की जो याददाश्त है, वो मुख्य रूप से दो तरह से काम करती है। एक होती है इंटेलेक्चुअल मेमोरी, यानी बौद्धिक स्मृति, जहां आप तथ्यों को रट लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं और परीक्षा में पास हो जाते हैं, जो हम स्कूल कॉलेज में करते आए हैं। हाँ, लेकिन ये कोई स्थायी बदलाव नहीं लाती आपके व्यक्तित्व में। दूसरी होती है इमोशनल एक्सपीरियंशियल मेमोरी, यानी भावनात्मक और अनुभवात्मक स्मृति। कागज पेंसिल की दरकार नहीं कहने का सीधा सा मतलब है कि ये ज्ञान सिर्फ दिमाग में इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे एम्बॉडी करना है। एम्बॉडी करने से आपका मतलब है कि ज्ञान को अपने व्यवहार और अपने नर्वस सिस्टम का हिस्सा बनाना। बिल्कुल। जब तक कोई विचार आपके अनुभव और आपकी भावनाओं में गहराई से नहीं उतरता, तब तक वो आपकी जो पुरानी न्यूरल कंडीशनिंग है ना, उसे नहीं बदल सकता। मतलब सिर्फ डायरी में अच्छे कोट्स लिख लेने से काम नहीं चलेगा? एकदम से। डायरी में लिख लेने से आपकी जो डिफॉल्ट रिएक्शन है, जब आपको गुस्सा आता है या डर लगता है, वो नहीं बदलेंगे। बदलाव तब आएगा जब वो ज्ञान आपकी चेतना का एक सहज हिस्सा बन जाए, जिसे सांस लेना। ठीक है,
तो यहां तक हमने ये अच्छे से समझ लिया कि आंतरिक रूप से खुद को कैसे स्थिर रखना है। बिंदु पर ध्यान लगाना, जूम आउट करना, डोपामाइन लूप को तोड़ना, ये सब एकदम लॉजिकल है। हाँ। लेकिन असली परीक्षा तो तब होती है ना जब हम घर से बाहर निकलते हैं। मतलब ऑफिस की राजनीति है, लोगों का बुरा व्यवहार है, समाज में अन्याय है। जब बाहरी दुनिया की ये जो अराजकता है वो हमसे टकराती है, तब ये विज्ञान कैसे काम करता है? बाहरी दुनिया और उसमें होने वाली घटनाओं के लिए ना स्रोत का एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा सिद्धांत है। ड्रामा बना बनाया है, यानी जो हो रहा है वो एक तय चक्कर का हिस्सा है। अब यहाँ मुझे आपसे थोड़ा कड़ा सवाल पूछना पड़ेगा। पूछिए। अगर सब कुछ पहले से तय है कि ड्रामा फिक्स्ड है, तो क्या ये इंसान को पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं बना देगा? मतलब अगर कोई मेरे साथ अन्याय कर रहा है तो क्या मैं ये सोचकर चुप बैठ जाऊं कि अरे ये तो ड्रामा है? बुद्धिमान स्वीकृति और टॉक्सिक पैसिविटी के बीच की लकीर आखिर कहाँ खींचती है? अगर सब कुछ तय ही है तो फिर हम कुछ बेहतर करने की कोशिश ही क्यों करें? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं कहूंगी कि अक्सर लोग इसी बिंदु पर आकर सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से ये सिद्धांत भाग्यवाद या बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना नहीं है। इसे संज्ञानात्मक स्वीकृति सिद्धांत या कॉग्निटिव एक्सेप्टेंस थ्योरी के रूप में देखा जाना चाहिए। वो क्या है? देखिए, इंसान का जो सबसे ज्यादा दुख है ना, वो इस बात से नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ, बल्कि इस बात से आता है कि वो वास्तविकता का विरोध करता है। वो लगातार सोचता रहता है, ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। मतलब हम घटना से ज्यादा उस घटना को लेकर जो कहानी बनाते हैं अपने दिमाग में, उससे परेशान होते हैं। एकदम सही, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जब स्रोत कहता है कि ड्रामा फिक्स्ड है, तो वो आपको कर्म छोड़ने के लिए नहीं कह रहा है, बल्कि वो आपके आंतरिक घर्षण को, उस इंटरनल फ्रिक्शन को खत्म कर रहा है। अच्छा, ताकि ऊर्जा बची रहे। हाँ, ये जो प्राचीन दर्शन है ना, स्टोइसिज्म, ये उसके बहुत करीब है। इसका मतलब है कि आप बाहरी रूप से पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्म करते हैं, अगर कुछ गलत है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठाते हैं, लेकिन भीतर से आप एकदम शांत और निर्लिप्त रहते हैं, डिटैच्ड रहते हैं। हाँ, आप रिजल्ट को लेकर फ्रस्ट्रेट नहीं होते। इसके साथ ही स्रोत अंतर्मुखता की आवश्यकता पर बहुत जोर देता है। अंतर्मुखता, क्या इसका मतलब इंट्रोवर्ट हो जाना है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देना? नहीं, मनोविज्ञान में इसे इंटेरोसेप्टिव अवेयरनेस कहते हैं। इंटेरोसेप्टिव अवेयरनेस मतलब खुद के अंदर झांकना। हाँ, इसका मतलब है अपनी ही आंतरिक भावनाओं, अपनी सांसों और अपने सूक्ष्म मानसिक बदलावों को रियल टाइम में पढ़ने की क्षमता। रियल टाइम में? हाँ, जैसे जब आप किसी टॉक्सिक व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं, तो क्या आप उस पल महसूस कर पाते हैं कि आपके शरीर में स्ट्रेस बढ़ रहा है, आपकी धड़कन तेज हो रही है? जो इंसान अंतर्मुखी होकर अपने भीतर चल रहे इन बदलावों को नहीं देख सकता, वो बाहरी दुनिया की घटनाओं पर हमेशा गलत और आवेगी प्रतिक्रिया ही देगा, रिएक्ट करेगा बस। और सामाजिक संबंधों के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा तनाव तो आपसी रिश्तों और इंसानों की कमियों से ही आता है। संबंधों को संभालने के लिए स्रोत एक बहुत ही पावरफुल निर्देश देता है। अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखो। अवगुणों को देखते हुए भी नहीं देखो। हाँ। अब देखिए, ये कोई नैतिक उपदेश नहीं है, बल्कि ये ब्रेन वायरिंग का विज्ञान है। न्यूरोसाइंस के अनुसार हमारा दिमाग उसी चीज का आदी हो जाता है जिस पर वो बार बार ध्यान देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो मतलब दूसरों की बुराई देखने से असल में हम अपने ही दिमाग का स्ट्रेस नेटवर्क एक्टिवेट कर रहे हैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हाँ, 100%। इसे हम मनोविज्ञान में चयनात्मक सकारात्मक संज्ञानात्मक फिल्टरिंग कह सकते हैं। ये अंधा बन जाना नहीं है। आप जानते हैं कि सामने वाले में कमी है, लेकिन आप सचेत रूप से ये चुनाव करते हैं कि आप अपना ध्यान सिर्फ उसके गुणों पर लगाएंगे। वाह! जो दिमाग सिर्फ गुण देखने की प्रैक्टिस करता है, वो न सिर्फ समूह में सामंजस्य बनाता है, बल्कि अपनी खुद की जो न्यूरल शांति है उसे भी सुरक्षित रखता है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को, इस डीप डाइव को समेटें, तो ये बहुत स्पष्ट हो जाता है कि ये स्रोत महज कोई पूजा पाठ की विधि नहीं है, बल्कि ये चेतना को स्थिर करने का विज्ञान है। बिल्कुल। ये एक पूरी टूल किट है। सुबह उठकर खुद को याद दिलाना कि मैं एक चेतन आत्मा हूं, ये शरीर मेरा साधन है, हर चीज अस्थायी है, और बाहरी घटनाओं को बस एक ऑब्जर्वर की तरह देखना है। ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, ये धीरे धीरे हमारे अवचेतन को फिर से प्रोग्राम करती है। एकदम सही। ये इंसान को वो जो बिना सिर पैर की ओवरथिंकिंग है
उससे निकालकर एक आत्मजागरूक और स्थिर चेतना तक ले जाती है। हाँ, और आज के इस जो सूचनाओं की अधिकता का दौर है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड और एंग्जाइटी का दौर है, इसमें इस तरह का संज्ञानात्मक सरलीकरण बहुत ज्यादा जरूरी है। स्रोत न एक जगह स्पष्ट रूप से चेतावनी भी देता है कि याद एक्यूरेट चाहिए। एग्जैक्यूरेट चाहिए, मतलब सटीक। हाँ, क्योंकि अगर इन सिद्धांतों की समझ में जरा सी भी गलती हुई, जैसे ऑब्जर्वर बनने को किसी ने डिसोसिएशन समझ लिया या ड्रामा को निष्क्रियता मान लिया, तो एकाग्रता कमजोर होगी और इंसान सिर्फ ख्याली पुलाव पकाता रहेगा। सटीक समझ ही मनोवैज्ञानिक सुसंगति ला सकती है। ये वाकई में बहुत गहरी बात है कि कैसे एक आध्यात्मिक फ्रेमवर्क सीधे तौर पर हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करने का काम कर सकता है। और अब इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं जो स्रोत के इसी सिद्धांत पर आधारित है कि आत्मा अमर है। देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान ये मानता है कि इंसान के भीतर जो लालच है, अहंकार है, संसाधनों को जमा करने की जो अंधी होड़ है और दूसरों पर प्रभुत्व जमाने की जो भावना है, उसके पीछे कहीं ना कहीं मृत्यु का अचेतन डर छुपा होता है। फियर ऑफ डेथ। हाँ, हमें लगता है कि हमारा समय सीमित है, इसलिए हम सब कुछ जल्दी से जल्दी पा लेना चाहते हैं। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर कल पूरी दुनिया इस कंटिन्यूटी कॉन्शियसनेस को महज एक विश्वास के रूप में नहीं, बल्कि एक निर्विवाद वैज्ञानिक तथ्य के रूप में स्वीकार कर ले? ये तो सब कुछ बदल देगा। बिल्कुल। अगर हर इंसान को ये 100% यकीन हो जाए कि चेतना कभी नहीं मरती और मृत्यु का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो हमारे वैश्विक समाज, हमारी अर्थव्यवस्था और सत्ता का पूरा ढांचा रातों रात कैसे बदल जाएगा? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज का हमारा ये डीप डाइव यहीं समाप्त होता है।